सो यार वेलकम है आपका अपने ऑसम यूट्यूब चैनल AKTU अड्डा पर, जहां पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं UHV की यूनिट 3। जैसा कि आपको पता है आगे नोट्स शॉर्ट एंड क्रिस्प रहने वाले हैं। ट्रिक्स का भी यूज किया गया है, जैसे ई है जादू वाला शेर। क्वांटम नोट्स को भी रेफर करेंगे जहां पे नीड होगी। एंड 90 मार्क्स के लिए स्पेशल स्ट्रैटेजी एंड टिप्स भी बताई जाएंगी। जैसे मैंने यहाँ पे बताया है मार्क्स गेनिंग वर्ड्स, कौन से वर्ड्स का यूज करना है जिससे एग्जामिनर अट्रैक्टेड फील होगा, जिनको पढ़कर जिनको देखकर तुरंत मार्क्स दे देगा। तो ऐसी कई सारी स्ट्रैटेजीज भी बताई हैं अंदर मैंने। ठीक है, AKTU UHV एक्सटर्नल एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट कीवर्ड्स। कीवर्ड सही लिखोगे तो मार्क्स गारंटीड हो जाएंगे। एग्जामिनर सिर्फ कीवर्ड्स देखता है, बस अगर वो मिल गए उसे तो फिर आंसर नहीं पड़ता, डायरेक्ट मार्क्स खट 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 दे दिए। ओके, सो आते हैं सिलेबस पर। इतना बड़ा जो आपका UHV का सिलेबस था, UHV यूनिट 3 का इतना बड़ा जो सिलेबस था, उसको हमने 4 पार्ट्स में बांट दिया है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे हार्मनी, सेकंड पढ़ेंगे ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट के बारे में, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, एंड फोर्थ उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस यूनिट का, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। 10 मार्क्स में हमेशा इस पार्ट से आता है। तो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड थर्ड पार्ट है। क्लियर, चलते हैं आगे। फर्स्ट टॉपिक है कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 मार्क्स में हर बार ये क्वेश्चन आता है, तो इन डेफिनेशंस को ध्यान से देखना। फर्स्ट इज अंडर इवैल्यूएशन। आसान सी बात है यार, व्हेन समवन इज इवैल्यूएटेड लेस देन व्हाट इट इज, किसी को कम आंकना, उसकी एबिलिटी से कम आंकने को अंडर इवैल्यूएशन कहते हैं। क्लियर भाई, अंडर इवैल्यूएटिंग समवन मींस डिसरिस्पेक्टिंग देम। अब मान लो कॉलेज में आप लोग सब आए, ठीक है, एक बच्चा आता है जो अपने स्कूल का टॉपर रह चुका है, हमेशा 90 मार्क्स 95 मार्क्स 100 मार्क्स आते थे, लेकिन क्लास में कोई टीचर आता है और उसे अंडर इवैल्यूएट करता है, कहता है ओए बैक बेंचर पढ़ लिख ले नहीं तो फेल हो जाएगा। मतलब कि टीचर ने उस बच्चे को अंडर इवैल्यूएट किया। भाई पढ़ने वाला तो वो है ही ना, चाहे बैक बेंचर हो चाहे फ्रंट बेंचर हो, और उसने अपनी स्किल्स को प्रूव किया है स्कूल में, लेकिन उस टीचर ने उसको अंडर इवैल्यूएट किया एंड एक तरीके से क्लास के सामने उसकी डिसरिस्पेक्ट की। सो ये होता है अंडर इवैल्यूएशन। इट शोज देयर एबिलिटीज हैव बीन नेग्लेक्टेड। इससे ये पता चलता है कि उनकी जो एबिलिटीज है, उनकी कैपेबिलिटीज है, उसको नेग्लेक्ट किया गया है। सो अंडर इवैल्यूएशन क्या हुआ, किसी को लेस इवैल्यूएट करने को अंडर इवैल्यूएशन कहते हैं। इससे डिसरिस्पेक्टिंग होती है और इसका ये मतलब है कि हम उसकी एबिलिटीज को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए रिंकू सिंह, लॉर्ड रिंकू, रिंकू सिंह। आई थिंक गर्ल्स नहीं जानती होंगी रिंकू कौन होता है। लड़कों तुम जानते हो तो कमेंट बताना कि कितने लोग रिंकू सिंह को जानते थे। लॉर्ड रिंकू कमेंट करना है, लॉर्ड रिंकू। ठीक, तो रिंकू सिंह का बेस प्राइस पता है क्या है? IPL में उसकी फीस कितनी है? 50 लाख थी या 55 लाख थी। अंडर इवैल्यूएट किया गया उसे। काम वो 2 करोड़ वाले करता है, लेकिन फीस कितना देती है KKR? 55 लाख। तो अंडर इवैल्यूएशन का सबसे बढ़िया एग्जांपल है लॉर्ड रिंकू। नेक्स्ट, अदरवाइज इवैल्यूएशन, व्हेन वी इवैल्यूएट समवन फॉर व्हाट दे आर नॉट। मतलब कि जो इंसान जो है उससे अलग इवैल्यूएट कर देना। मान लो रतन टाटा बहुत सीधे साधे इंसान है और कोई इंसान उन्हें बहुत एरोगेंट इवैल्यूएट कर देता है, बोलता है यार ये तो बहुत एरोगेंट है, बहुत घमंडी है। तो अदरवाइज इवैल्यूएशन हो गया। व्हेन वी इवैल्यूएट समवन फॉर व्हाट दे आर नॉट, इट मींस ईदर ओवर इवैल्यूएटिंग समवन और अंडर इवैल्यूएटिंग देम। एग्जांपल ले लो पुनीत सुपरस्टार का। सब कहते हैं छपरी है पुनीत सुपरस्टार, सही बात है छपरी है, लेकिन ये इवैल्यूएट कर देना कि अपनी नॉर्मल लाइफ में भी वो ऐसे ही जीता होगा, ऐसा नहीं है। इतना मुझे पता है वो बहुत धर्म के काम वाम करता है, भंडारे कराता है, मतलब लोगों को खाना खिलाता है। तो छपरी बोल देना इज अदरवाइज इवैल्यूएशन। अपनी नॉर्मल लाइफ में क्या कर रहा है उसको देख कर भी दोनों चीज़ों को बेसिस बनाकर हमें इवैल्यूएट करना चाहिए। ठीक है, सो थर्ड इज केयर। थर्ड डेफिनेशन इज केयर। आसान सी बात है यार, फीलिंग ऑफ प्रोटेक्टिंग। फीलिंग ऑफ प्रोटेक्टिंग को हम केयर कहते हैं। इट मीन्स लुकिंग आफ्टर ऑफ आवर फैमिली एंड अदर्स अराउंड अस। जब हम अपनी फैमिली का ख्याल रखते हैं, अपने दोस्तों का ख्याल रखते हैं, इसी को क्या कहते हैं यार? सिंपल सी बात है, केयर कहते हैं। इट इज़ नेचुरल फीलिंग ऑफ पेरेंट्स टुवर्ड देयर चिल्ड्रन। फ्रेंड्स के लिए तो आर्टिफिशियल भी हो सकती है, बस दिखाने के लिए केयर कर दी, फ़ोन कर दिया, पूछ लिया पहुंच गई हो कि नहीं, पहुंच गए हो कि नहीं। लेकिन पेरेंट्स के केस में इट इज़ नेचुरल फीलिंग, नेचुरली आती है। ये जो केयर की फीलिंग है ना, वो पेरेंट्स के केस में नेचुरली आती है। ठीक, तो केयर इज फीलिंग ऑफ प्रोटेक्टिंग। यहाँ पे कीवर्ड है फीलिंग ऑफ प्रोटेक्टिंग, इज नोन एज केयर। फोर्थ इज गाइडेंस। गाइडेंस मतलब डिजायर टू हेल्प अदर्स। लोगों की मदद करने को हम गाइडेंस कहते हैं। किसी को सही रास्ता दिखाने को हम गाइडेंस कहते हैं। टू शेयर द एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। अब गाइडेंस ये नहीं तुम्हें खुद एक्सपीरियंस नहीं है और लोगों को गाइड कर रहे हो, ये नहीं, इसको हम हेल्प बोल देंगे, हेल्पिंग। लेकिन गाइडेंस क्या है? अपने एक्सपीरियंस से
अपनी नॉलेज से किसी को बताना, किसी जूनियर को बताना है, किसी सीनियर को भी गाइड करना कि ये सही रास्ता है, इस पे आगे बढ़ो, उसको क्या कहते हैं, गाइडेंस। फीलिंग एक्सप्रेस्ड बाय एल्डर्स ऑफ अ फैमिली, टीचर्स टू देयर स्टूडेंट्स। सो गाइडेंस का एग्जांपल सिंपल सा लिख देना, एल्डर्स ऑफ अ फैमिली, टीचर्स टू देयर स्टूडेंट्स। जो फीलिंग टीचर्स अपने स्टूडेंट्स के प्रति दिखाते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों के प्रति दिखाते हैं, उसी को गाइडेंस कहते हैं। ठीक है, गाइडेंस इज डिजायर टू हेल्प अदर्स, और केयर क्या है, फीलिंग ऑफ प्रोटेक्टिंग इज केयर। नेक्स्ट इज रेवरेंस। रेवरेंस बहुत टफ वर्ड है यार। रेवरेंस मतलब होता है रिस्पेक्ट। किसी को रिस्पेक्ट दिखाने को हम रेवरेंस कहते हैं। टू शो रिस्पेक्ट एंड ऑनर फॉर समथिंग और समवन। किसी चीज को या किसी इंसान को रिस्पेक्ट दिखाने को हम रेवरेंस कहते हैं। हु हैज अचीव्ड एक्सीलेंस इन लाइफ। अब रिस्पेक्ट तुम उसी को दिखाओगे ना जिसने लाइफ में कुछ अचीव किया है। तो रेवरेंस का मतलब है कि किसी टैलेंटेड इंसान को रिस्पेक्ट दिखाने को रेवरेंस कहते हैं। रेवरेंस क्या है, किसी टैलेंटेड इंसान को रिस्पेक्ट दिखाने को हम रेवरेंस कहते हैं। क्लियर। ग्लोरी। ग्लोरी क्या होती है, when someone makes effort to achieve excellence and achieves it, their life becomes an example for future generation to look up to. This gives rise to sense of glory. जब कोई इंसान अपने आप को घिसता है, बहुत मेहनत करता है एक्सीलेंस पाने को और उसको अचीव कर लेता है, तब उसकी लाइफ एक एग्जाम्पल बन जाती है फ्यूचर जनरेशन के लिए। ठीक है, सचिन तेंदुलकर की लाइफ एग्जाम्पल बनी, उन्होंने बचपन में मेहनत की, एक्सीलेंस अचीव की, इतने सारे रिकॉर्ड्स बनाए और उनकी लाइफ एक एग्जाम्पल बनी कोहली के लिए, शुभमन गिल के लिए। ठीक है, इसको कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर ने ग्लोरी अचीव कर ली। ग्लोरी। ठीक है, सो ग्लोरी एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, कोई अवार्ड नहीं है, कोई फिजिकल थिंग नहीं है कि मेरे पास ग्लोरी रखी हुई है, मेरे पास 10 किलो ग्लोरी रखी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। ग्लोरी जब आप मेहनत करते हो, एक्सीलेंस अचीव करते हो, और जब देश के बच्चे या आपके लोकेलिटी के बच्चे आपको देखने लगते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तब उसे कहते हैं ग्लोरी अचीव कर ली है इन्होंने। एग्जाम्पल में धोनी को ले लो, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली भी अब पूरे देश को मोटिवेट कर रहे हैं, तो उन्होंने ग्लोरी अचीव कर ली है। टेंथ इज ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड, फीलिंग ऑफ थैंकफुलनेस। ग्रैटिट्यूड क्या है, फीलिंग ऑफ थैंकफुलनेस। सबके आगे हाथ झुका के रखना, एरोगेंस नहीं होने को ग्रैटिट्यूड कहते हैं। फीलिंग ऑफ थैंकफुलनेस टू पीपल हु हैव मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू आवर लाइफ्स। अब दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं ग्रैटिट्यूड वाले, एक होते हैं एरोगेंस वाले। बन जाएंगे, अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लेंगे, लेकिन जिनकी मदद से उन्होंने अचीव किया है उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं देंगे, उन्हें कोई भाव नहीं देंगे, उन्हें कोई थैंक यू नहीं बोलेंगे, वो होते हैं एरोगेंट। मतलब किसी का शुक्रिया अदा नहीं करेंगे, भगवान का भी शुक्रिया अदा नहीं करेंगे कि मेरे अच्छे मार्क्स आए, यार इसमें भगवान का क्या रोल है, मैंने पढ़ाई की है। मम्मी पापा का नहीं ध्यान, मम्मी पापा को थैंकफुल नहीं करेंगे कि यार मम्मी ने क्या किया, पढ़ाई तो मैंने की है, टीचर ने क्या किया, पढ़ाई तो मैंने की है, ये मेरी अचीवमेंट है। दिस इज कॉल्ड एरोगेंस। जबकि ग्रैटिट्यूड वाले क्या होते हैं ना, अपने दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करेंगे, अपनी फैमिली का भी शुक्रिया अदा करेंगे, भगवान का भी शुक्रिया अदा करेंगे कि यार भगवान ना होते तो मेरे अच्छे मार्क्स ना आते, उन्होंने आशीर्वाद दिया। मम्मी पापा का धन्यवाद करेंगे कि यार मम्मी रात को खाना ना खिलाती तो मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते। दोस्तों का करेंगे, यार इसके सपोर्ट से ही मैं आज IAS बना हूँ, इसके सपोर्ट से ही मैं AKTU में आया हूँ, इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, गलकोटिया में आया हूँ, JSS में आया हूँ, यूनाइटेड में आया हूँ, REC में आया हूँ। मेरा दोस्त ना होता ना तो मैं IIT में होता, उसने मुझे AKTU में लाया है, थैंक यू यार, तेरी वजह से मैं AKTU में रह गया, नहीं तो मैं कहाँ IIT में होता। तो इसी को ग्रैटिट्यूड कहते हैं। ठीक है, एट डेफिनेशन इज लव, फीलिंग ऑफ अफेक्शन एंड रिलेटेडनेस टू पीपल अराउंड अस। लव मतलब कनेक्ट फील करना, किसी से कनेक्शन फील करने को लव कहते हैं। क्लियर। आठों डेफिनेशन मैंने प्यार से समझा दी है और आपने प्यार से समझ भी ली होगी। सो ठीक है, सो फोड़ दोगे, मुझे पता है डेफिनेशन आएंगी तो मार दोगे। जस्टिस इन ह्यूमन रिलेशनशिप, सुप्रीम कोर्ट वाला जस्टिस नहीं। जस्टिस मतलब ट्रीटिंग एवरीवन फेयरली एंड इक्वली इन द सोसाइटी, ensuring that each person gets what they deserve। यही जस्टिस है। एज एन इंडिविजुअल हम जस्टिस कैसे सर्व कर सकते हैं, हर इंसान को फेयरली एंड इक्वली ट्रीट करके। ठीक है, वो भी एक टाइप का जस्टिस है। एंड ensuring each person gets what they deserve, मतलब ये नहीं कि अच्छा ही अच्छा, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसके साथ भी अकॉर्डिंगली बिहेव करने को जस्टिस कहते हैं। जस्टिस के 4 एलिमेंट्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में हमेशा पूछते हैं। व्हाट आर द 4 एलिमेंट्स ऑफ जस्टिस। सो फर्स्ट है रिकॉग्निशन ऑफ वैल्यूज, फुलफिलमेंट, इवैल्यूएशन एंड म्यूचुअल हैप्पीनेस एंश्योर्ड। तो ये कुछ नहीं है, एक्सप्लेन करने को नहीं आएगा, इसकी ट्रिक याद कर लो, आरफेम। आरफेम, आर फॉर रिकॉग्निशन ऑफ वैल्यूज, फुलफिलमेंट ऑफ वैल्यूज, इवैल्यूएशन एंड म्यूचुअल हैप्पीनेस एंश्योर्ड, आरफेम। एंड लास्ट में लिख देना सिंपल से पॉइंट, डोंट ट्रीट पीपल हाई और लो बेस्ड ऑन देयर कास्ट, सेक्स, वेल्थ।
ऑल दिस सोर्स ऑफ इनजस्टिस लीड्स टू फ्रैगमेंटेड सोसाइटी। जितना हम डिवीजन करेंगे, जितना हम गलत ट्रीट करेंगे लोगों को, किसी के साथ अच्छा बिहेवियर, किसी के साथ बुरा बिहेवियर, पार्शियलिटी करेंगे, तो उससे कुछ नहीं होगा, फ्रैगमेंटेड सोसाइटी होगी। और यूएचवी में हमारा एम है कि सोसाइटी अनडिवाइडेड हो, सोसाइटी यूनाइटेड हो। ठीक है, सो जस्टिस की जगह इनजस्टिस करेंगे तो फ्रैगमेंटेड सोसाइटी बनेगी। क्लियर? एंड जस्टिस स्टार्ट्स फ्रॉम फैमिली एंड स्लोली एक्सपैंड्स टू दी वर्ल्ड फैमिली। जस्टिस हमारी फैमिली से शुरू होता है और धीरे धीरे वर्ल्ड फैमिली की तरफ बढ़ता है। ठीक है, शुरुआत आपको अपने घर से करनी है, अच्छे से लोगों से बात करके, अच्छे से ट्रीट करके, और फिर ये वर्ल्ड फैमिली की ओर बढ़ता जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, क्या क्या वेज हैं जिससे कि सोसाइटी में हार्मनी स्टैब्लिश की जा सकती है, चलो देखते हैं। सो पहला, वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करो, सेमिनार्स करो, मीटिंग्स करो, स्ट्रीट प्लेस करो, सो दैट पीपल कैन गैदर एंड हैव इंटरेक्शन। हार्मनी मतलब मेल जोल कैसे बढ़ा सकते हो? सेमिनार्स करो, लोग मिलेंगे, बातचीत करेंगे, स्ट्रीट प्लेस होंगे तो लोग इकट्ठा होंगे, हंसेंगे, बोलेंगे क्या एक्टिंग है, क्या है। इससे सोसाइटी में हार्मनी बढ़ती है। देन सेकंड क्या कर सकते हो? प्रमोट एजुकेशन एंड अवेयरनेस थ्रू प्लेज एंड एड्स। एडवर्टीजमेंट करो, प्ले दिखाओ, जिससे कि लोग अवेयर हों, एजुकेट हों। और उन एडवर्टीजमेंट और प्लेज में क्या कंटेंट होना चाहिए? उनको एनकरेज करो कि आप अपने सेल्फ को जानो, नोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द सेल्फ, नोइंग द वैल्यू ऑफ अदर ह्यूमन बींग्स। इनकरेज करो कि वो अपने आप को जाने, अपने एग्जिस्टेंस के रीजन को जाने कि भैया क्यों आए हो इस धरती पे। एंड थर्डली, उनको बताओ कि दूसरे ह्यूमन बींग्स भी इंपॉर्टेंट है। अपना ही जीवन मत देखते रहो, अपनी इंपॉर्टेंस मत देखो, दूसरों की भी इंपॉर्टेंस समझो। क्लियर? थर्ड, वैल्यू एजुकेशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, और बेसिक लेवल से शुरू कर दो यार, बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं ना, वहां पे वैल्यू एजुकेशन के सब्जेक्ट ला दो। हम लोग भी तो पढ़ते थे मॉरल वैल्यूज, क्या सब्जेक्ट था यार, याद नहीं आ रहा मुझे, मॉरल एजुकेशन कुछ इस तरह करके सब्जेक्ट था। ठीक है, सो एजुकेशन सिस्टम में प्राइमरी लेवल, कॉलेज लेवल, सेकेंडरी लेवल, हर जगह वैल्यू एजुकेशन भी पढ़ाओ। तो 3 वेज क्या हुए कि भैया सेमिनार करो, स्ट्रीट प्ले करो, मीटिंग्स करो, जिससे कि लोग गैदर हों, इंटरेक्ट करें, मेल जोल बढ़े, हंसी मजाक करें। सेकंड, एजुकेट करो, अवेयर करो एडवर्टीजमेंट के थ्रू। एंड थर्ड, स्कूलों में, कॉलेजों में वैल्यू एजुकेशन पढ़ाओ। तो अब यहाँ पे एक टिप दे रहा हूँ, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट टिप है। यूनिट 3 में कुछ कीवर्ड्स हैं, ठीक है, जैसे हार्मनी, सोसाइटी, रिलेशनशिप बिटवीन सेल्फ एंड बॉडी, राइट अंडरस्टैंडिंग, फियरलेसनेस। इसको जितना हो सके अपने आंसर में इंक्लूड करना, इन वर्ड्स को। अभी तो आपने सिर्फ 2 टॉपिक पढ़े हैं, ये 3-4 चीजें आगे हैं अभी। सो यूनिट 3 के आंसर्स में जितना इंक्लूड करोगे, हार्मनी, सोसाइटी, रिलेशनशिप बिटवीन सेल्फ एंड बॉडी, राइट अंडरस्टैंडिंग, फियरलेसनेस, ये कुछ कॉमन वर्ड्स हैं। कुछ ना आए, अपने से बनाकर भी लिख रहे हो तो इन वर्ड्स को जरूर इंक्लूड करना। ठीक है, इससे मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चा पढ़ के आया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, अपना फर्स्ट पार्ट खत्म हो चुका है। So next topic is right understanding in individual is the basis for harmony in family and society. Most important question for 10 marks. हर बार एग्जाम में 10 मार्क्स में सेक्शन बी या सेक्शन सी में तुम्हें मिलेगा ही। तो एक बार सुनना, हार्मनी इन सोसाइटी बिगिंस फ्रॉम द इंडिविजुअल लेवल। सबको पता है 4 लेवल्स पे हार्मनी होती है। हार्मनी एट इंडिविजुअल लेवल, हार्मनी एट द लेवल ऑफ फैमिली, एट सोसाइटी एंड एट नेचर। लेकिन हार्मनी शुरू कहाँ पे होती है? फ्रॉम द इंडिविजुअल लेवल। एंड वी नो राइट अंडरस्टैंडिंग इज द फाउंडेशन ऑफ हार्मनी। हार्मनी तभी हो सकती है जब इंसान में राइट अंडरस्टैंडिंग हो। तो 2 चीज़ें समझ आई कि हार्मनी की शुरुआत इंडिविजुअल लेवल पे होती है, और इंडिविजुअल लेवल में हार्मनी होने के लिए सही समझ, राइट अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ज़रूरी है। फिर राइट अंडरस्टैंडिंग हेल्प्स इन असेसिंग आवर फिजिकल नीड्स करेक्टली। अगर सही समझ होगी तो हमें पता होगा कि हमें कितनी फिजिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है। अब आपको नीड है 5 सीटर कार की और आप में सही समझ नहीं है, खरीद लिया आपने 7 सीटर, तो क्या मतलब है? आप प्रॉस्पेरस नहीं रह पाओगे। ठीक है, सो राइट अंडरस्टैंडिंग हेल्प्स इन असेसिंग आवर फिजिकल नीड्स करेक्टली एंड बाय हैविंग मोर देन रिक्वायर्ड द फैमिली कैन बी प्रॉस्पेरस। तो समझ में आया ना? अब इसके 4 स्टेप हैं। 4 स्टेप देख लो। पहले इंश्योर करो कि इंडिविजुअल में राइट अंडरस्टैंडिंग हो, सही समझ हो। क्लियर? पहले स्टेप में इंश्योर करो कि इंसान में राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देन सेकंड स्टेप में प्रॉस्पेरिटी आती है। अगर सही समझ होगी तो फैमिली में प्रॉस्पेरिटी होगी। थर्ड स्टेप, राइट अंडरस्टैंडिंग इन इंडिविजुअल एंड प्रॉस्पेरिटी इन फैमिली विल इंश्योर हार्मनी इन सोसाइटी। सीधी सी बात है, राइट अंडरस्टैंडिंग होगी इंसान में पहले स्टेप में और दूसरे में प्रॉस्पेरिटी होगी, तो कॉन्सिक्वेंटली सोसाइटी में भी हार्मनी रहेगी। एंड फोर्थ स्टेप, ऑल दीज विल रिमूव फियर एंड प्रोड्यूस ट्रस्ट एंड हार्मनी।
और ये जब तीनों स्टेप पूरे हो जाएंगे, सही समझ भी हो गई, प्रॉस्पेरिटी भी हो गई, सोसाइटी में हार्मनी भी हो गई, तो लोगों के सारे फियर खत्म हो जाएंगे और ट्रस्ट और हार्मनी स्टैब्लिश होगी। ठीक है, सो पूरी बात को एक लाइन में कंक्लूड करना है तो वो ये होगा कि अश्योरेंस ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग इन इंडिविजुअल प्लस प्रॉस्पेरिटी इन फैमिलीज लीड्स टू हार्मनी इन द सोसाइटी। ये लाइन आपको पता है ना, तो आप पूरा लिख दोगे। सो राइट अंडरस्टैंडिंग इन इंडिविजुअल इज द बेसिस फॉर हार्मनी इन फैमिली एंड सोसाइटी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट है रोल ऑफ केयर एंड गाइडेंस इन पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप। केयर एंड गाइडेंस का क्या रोल होता है एक माँ बाप और बच्चे के बीच। इन द केयरिंग रोल पेरेंट्स के नजरिए से बताया जा रहा है, केयरिंग रोल में इट इज टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रंस बेसिक नीड्स सच एज फूड, मेडिकल केयर, शेल्टर, क्लोथिंग प्लस गिविंग लव, अटेंशन, अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टेंस, टाइम एंड सपोर्ट। केयरिंग रोल में अपने बच्चे की बेसिक नीड्स जैसे कि फूड, मेडिकल केयर, शेल्टर, क्लोथिंग का ख्याल रखना, प्लस उसे अटेंशन देना, उसकी बातों को समझना, उसको प्यार देना, एक्सेप्ट करना, टाइम देना, सपोर्ट देना। ये दोनों चीज करके हम केयरिंग रोल जस्टिफाई कर सकते हैं। यानी कि बेसिक नीड्स का ख्याल रखना प्लस टाइम अटेंशन भी देना है। ठीक है, बेसिक नीड्स फुलफिल करनी है और टाइम अटेंशन देने से केयरिंग रोल हम फुलफिल कर देते हैं। जबकि गाइडेंस के रोल में यू गिव डायरेक्शन, मतलब यू उसे गाइड करना कि पीसीएम सही होगा, कि पीसीबी सही होगा, कितने टाइम क्या पढ़ना चाहिए, आर्ट को कितना टाइम देना है, स्पोर्ट्स को कितना टाइम देना है, ये गाइडेंस है। देन इम्पोज रूल्स लगाना कि बेटा 1 घंटे खेलना है, 10 घंटे पढ़ना है। ठीक है, इम्पोज रूल्स करना। गाइडेंस में आपका रोल ये भी है कि आप रूल्स भी लगाओ। यूज डिसिप्लिन सिखाना एंड सेट लिमिट्स लगाना कि पार्टी नहीं करनी, बाहर नहीं जाना पार्टी करने। मतलब कि गाइडेंस के रोल में यू गिव डायरेक्शन, इम्पोज रूल्स, यूज डिसिप्लिन, सेट लिमिट्स। आसान है यार, ये पार्ट बहुत आसान है। ठीक है, रोल ऑफ केयर एंड गाइडेंस क्या है? केयर में बेसिक नीड्स को फुलफिल करना, टाइम अटेंशन लव देना। ठीक है, एंड गाइडेंस के रोल में उसको दिशा दिखा देना, लिमिट लगा देना, रूल्स बना देना, डिसिप्लिन सिखा देना, इसको गाइडेंस कहते हैं। क्लियर? अपने सेकेंड पार्ट का अगला टॉपिक है ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशनशिप। हमें क्या लगता है ना कि रिलेशनशिप तो बॉडीज के बीच है, कि बस हाथ मिला लिया तो रिलेशनशिप है। ठीक है, पर ऐसा नहीं है। रिलेशनशिप इज नॉट बिटवीन बॉडीज, इट इज बिटवीन सेल्व्स, प्योरली बिटवीन सेल्व्स। ठीक है, अब तुम्हें याद होगा फर्स्ट या सेकंड यूनिट में हमने पढ़ा था ह्यूमन 2 चीजों से मिलकर बने होते हैं, एक बॉडी और एक आई मतलब सेल्फ। आसान भाषा में समझाऊं तो इंसान 2 चीजों से मिलकर बने हैं, एक होती है आत्मा, एक होती है बॉडी। ठीक है, सेल्फ मतलब आत्मा, एंड देन होती है बॉडी। तो जो रिलेशनशिप होती है ना, वो 2 आत्माओं का मिलन है, बॉडी का मिलन नहीं है। वो तो हमें बाहर से दिखता है, लेकिन अच्छी रिलेशनशिप, ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशनशिप इज रिलेशनशिप बिटवीन दी सेल्फ। क्लियर? इट इज द नीड ऑफ द सेल्फ टू बी इन रिलेशनशिप विद द अदर। हर सेल्फ की, हर इंसान की, हर आत्मा की नीड है रिलेशनशिप में रहना। रिलेशनशिप मतलब वो वाला नहीं जो तुम निकाल रहे हो। ठीक है, सिर्फ वही रिलेशनशिप नहीं होता। मम्मी पापा से प्यार, दोस्ती, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, ये सारी आई की नीड होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप इनके बिना ही लाइफ जी लोगे। आई की नीड है, उसे सपोर्ट चाहिए होता है, गाइडेंस चाहिए होता है, रिस्पेक्ट चाहिए होती है, लव चाहिए होता है, अफेक्शन चाहिए होता है। तो सेल्फ की नीड है रिलेशनशिप में होना। ठीक है, और बेसिकली रिलेशनशिप में होता क्या है? फीलिंग शेयर करते हैं हम, फीलिंग एक दूसरे के बीच शेयर करते हैं। फीलिंग्स ऐसी चीज है ना, इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय एनी मटेरियल और फिजिकल थिंग्स। ठीक है, रिस्पेक्ट को क्या आप रिप्लेस कर सकते हो? अपने पापा को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ठीक है, आप ऐसे तो इज्जत नहीं कर रहे हैं, फिर बोलो नहीं नहीं मैं 2 किलो रिस्पेक्ट लेके आता हूँ पापा, आपको दे दूंगा। ठीक है, लेकिन बात आपसे ऐसे ही करूंगा, ऐसा नहीं होता ना। इट इज नॉट एनी फिजिकल थिंग्स जिसको आप रिप्लेस कर सको। प्यार को रिप्लेस कर सकते हो किसी चीज से? यार ऐसे तो मैं प्यार नहीं कर पाऊंगा फीलिंग्स के थ्रू, मैं तुम्हें 6,000 रुपए दे देता हूँ, समझ लेना मैंने प्यार कर लिया। ठीक है, तो फिजिकल थिंग से प्यार को, रिस्पेक्ट को, अफेक्शन को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। और एक और चीज, फीलिंग ऑफ वन सेल्फ आई विद द अदर आई इज डेफिनिट। इनडेफिनिट नहीं है, डेफिनिट है। इसको आप पहचान सकते हो, समझ सकते हो और फुलफिल भी कर सकते हो। ठीक है, जब आपको किसी से फील होता है कि इससे मेरी दोस्ती अच्छी बनेगी, तो ये आइडेंटिफिकेशन हो गया ना, ये इंसान अच्छा है, इससे मेरी अच्छी दोस्ती बनेगी। फिर अंडरस्टैंड करते हो, वो जैसे आपके साथ बिहेव करता है उसको अंडरस्टैंड करते हो कि हाँ यार ये अफेक्शन रखता है मेरी तरफ, रिस्पेक्ट करता है मेरी, तो अंडरस्टैंड भी करते हो और फिर अपने एफर्ट्स डालकर आप उसे फुलफिल भी कर देते हो। तो ऐसे एक रिलेशनशिप बनती है। तो जो फीलिंग्स है ना वो डेफिनेट हैं, इन्हें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो और फुलफिल कर सकते हो। क्लियर? अब इतनी देर से हम बातें तो कर रहे हैं,
ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशनशिप, एक आई से दूसरे आई के बीच रिलेशनशिप को ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशनशिप कहते हैं। लेकिन ये मेंटेन कैसे होती है? तो 8 वैल्यूज होती है, 8 फीलिंग्स होती है, जिससे कि ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशनशिप चलती है, शो की जाती है। क्या क्या है? आसान है, तुम अपने आप लिख दोगे। पहला क्या हम शो करते हैं? प्यार, लव, हिंदी में प्रेम। देन रिस्पेक्ट, सम्मान। मैं बता दूं यहाँ पे यूएचवी में जितने हिंदी के वर्ड्स यूज करोगे ना, मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा है। एग्जामिनर को समझ आ जाएगा बच्चे पढ़ के आए हैं, ठीक है। सो ये जो हिंदी वर्ड्स है ना, इन्हें हल्के में मत लेना। हिंदी वर्ड जहां भी हो उनको सेमीकोलन में अपनी आंसर शीट में लिख के आना है, नहीं तो मेरा पढ़ाना, मेरा मेहनत करना और तुम्हारा मेहनत करना सब बेकार है। हिंदी वाले वर्ड्स पे ध्यान देना। पहला लव, प्रेम। देन रिस्पेक्ट, सम्मान। ट्रस्ट, विश्वास। केयर, ममता। अफेक्शन, स्नेह। गाइडेंस, वात्सल्य। रेवरेंस, बताया था ना अभी, रेवरेंस मतलब रिस्पेक्ट होता है, ठीक। रेवरेंस मतलब श्रद्धा रखना। देन ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। कृतज्ञता मतलब कि थैंकफुल होना। क्लियर? तो जो पहले पढ़ के आए हो ना, उसमें से आधी चीजें वही है बेसिकली, ठीक है। सो हिंदी वाले वर्ड्स ध्यान से सुन लेना, प्रैक्टिस कर लेना एक बार लिख के पेपर में, ठीक है, और लिख के आना। ना भी पूछा जाए तो भी लिख देना। क्लियर? तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारा सेकंड पार्ट भी खत्म हो चुका है। अब 2 और पार्ट बचे हैं छोटे छोटे, उनको भी फोड़ते हैं। लेट्स गो। सो थर्ड पार्ट में पहला टॉपिक है ट्रस्ट। ट्रस्ट मतलब विश्वास। आप कितना विश्वास अपने दोस्त पे, अपनी सखियों पे करते हो, उसी को कहते हैं ट्रस्ट। आप कितना विश्वास अपने दोस्त पे, अपने सखियों पे करते हो, उसी को कहते हैं ट्रस्ट। इतनी मेहनत करके इसको मैंने शॉर्ट एंड क्रिस्प बनाया है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना आंसर शीट पे। जितने पॉइंट्स लिखे हैं उतने ही लिख के चले आना है। क्लियर? पूरी कोशिश की है कि सिंपल से सिंपल बना सको डेफिनेशन। बहुत टफ थी यार, इसको बहुत सिंपल बनाने की कोशिश की है कि आप डायरेक्ट समझ सको और लिख के आ सको, रिटेन कर सको एग्जाम तक, ठीक है। तो जितना स्लाइड पे लिखा है उससे ज्यादा एग्जाम में लिखने की जरूरत ही नहीं है आंसर शीट पे, बस जितने पॉइंट्स लिखे हैं उसको लिख के चले आना। ट्रस्ट, ट्रस्ट इज द शेयर्ड बिलीफ दैट वी कैन डिपेंड ऑन ईच अदर टू अचीव अ कॉमन पर्पस। ट्रस्ट क्या है? एक शेयर्ड बिलीफ है, शेयर्ड विश्वास है, दैट वी कैन डिपेंड, हम एक दूसरे पर डिपेंड हो सकते हैं किसी भी काम के लिए, ठीक। ट्रस्ट इज हैविंग कॉन्फिडेंस इन समवन, बिलीविंग दे विल एक्ट इन एन ऑनेस्ट मैनर। फाउंडेशनल वैल्यू इन ऑल रिलेशनशिप। पहली चीज तो ट्रस्ट फाउंडेशनल वैल्यू है किसी भी रिलेशनशिप की। अगर ट्रस्ट नहीं है तो रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। तो ट्रस्ट इज द फाउंडेशनल वैल्यू इन ऑल रिलेशनशिप। एंड ट्रस्ट का मतलब है कि सामने वाले को लेकर आप फुली कॉन्फिडेंट हो कि यार अगर मैं नहीं रहूंगा ना तो ये मेरे को डिफेंड करेगा। अगर कोई मेरे बारे में गलत बोलेगा तो मुझे विश्वास है, मुझे ट्रस्ट है कि ये तो उसकी मार देगा, ठीक है, ये तो उसको छोड़ेगा नहीं। तो इसी कॉन्फिडेंस को ट्रस्ट कहते हैं। ऑल्सो वो एक ऑनेस्ट मैनर में बिहेव करेंगे, ये विश्वास होना, इस विश्वास होने को भी ट्रस्ट कहते हैं कि यार ये मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगा, हमेशा ऑनेस्ट मैनर में रहेगा, इसी को कहते हैं ट्रस्ट। ट्रस्ट के ये 3 पॉइंट्स तो बहुत ईजी हैं, कॉन्फिडेंस होना, ऑनेस्ट मैनर में बिहेव करना एंड ट्रस्ट फाउंडेशनल वैल्यू है। और इसको बस एक बार देख लेना, ट्रस्ट इज शेयर्ड बिलीफ दैट वी कैन डिपेंड ऑन ईच अदर। ट्रस्ट इज शेयर्ड बिलीफ दैट वी कैन डिपेंड ऑन ईच अदर। क्लियर? देयर आर 2 एस्पेक्ट्स इन ट्रस्ट। 2 एस्पेक्ट्स हैं ट्रस्ट के, पहला इंटेंशन एंड दूसरा कंपीटेंस। ट्रस्ट के 2 पार्ट हैं, इंटेंशन एंड कंपीटेंस। देखते हैं क्या होते हैं ये। सो बता दूं मैं 2 मार्क्स में या 7 मार्क्स में इंटेंशंस वर्सेस कंपीटेंस का डिफरेंस आ सकता है, तो ध्यान से देखना। क्लियर? इंटेंशन क्या होती है? इट इज एस्पिरेशन ऑफ एन इंडिविजुअल, जबकि कंपीटेंस एबिलिटी टू फुलफिल द एस्पिरेशन। इंटेंशन रिफर्स टू गोल, कंपीटेंस रिफर्स टू कैपेबिलिटी। इंटेंशन का मतलब है कि आप क्या सोचते हो, आप क्या गोल सेट करते हो, इसको इंटेंशन कहते हैं। जबकि कंपीटेंस कैपेबिलिटी, आप में कितनी कैपेबिलिटी है उस गोल को अचीव करने की, उस इंटेंशन को फुलफिल करने की कितनी कैपेबिलिटी है, इसे कंपीटेंस कहते हैं। बच्चे कंपीटेंस को लेकर बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैंने वर्ड यूज किया है। कंपीटेंस मतलब कैपेबिलिटी, आप में कितनी कैपेबिलिटी है उसी को आप ही कंपीटेंस कहते हैं। विराट कोहली इज फिजिकली वेरी कंपीटेंट, फिजिकली वेरी केपेबल। तो कंपीटेंस का मतलब कैपेबिलिटी होता है। और इंटेंशन तो आप जानते हो ना, मेरी ये सही इंटेंशन थी, मेरी गलत इंटेंशन थी। इंटेंशन मतलब आप क्या सोचते हो, क्या गोल बनाते हो दिमाग में, उसी को इंटेंशन कहते हैं। फिर से आते हैं, इंटेंशन मतलब एस्पिरेशन ऑफ एन इंडिविजुअल, इंसान क्या चाहता है फ्यूचर में होने को, उसी को इंटेंशन कहते हैं। जबकि कंपीटेंस क्या है? जो आप चाहते हो उसको आप अचीव करने की कैपेबिलिटी आप में है, एबिलिटी है उसे फुलफिल करने की, उसी को कंपीटेंस कहते हैं। इंटेंशन मतलब गोल होता है, जबकि कंपीटेंस मतलब कैपेबिलिटी होता है।
इंटेंशन इज ऑलवेज राइट फॉर द पर्सन हैविंग इट। भाई अगर आप कुछ सोच रहे हो ना, आपके हिसाब से तो वो सही सोच होगी ना। तो इंटेंशन हमेशा सही होती है। जो इंसान सोच रहा होता है उसके मुताबिक उसकी इंटेंशन हमेशा सही होती है। एक टेररिस्ट के लिए उसकी इंटेंशन तो सही होती है ना, कि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए सही स्टेप उठा रहा हूँ। तो इंटेंशन उस इंसान के लिए हमेशा सही होती है जो उसे कर रहा होता है। सो इंटेंशन परमानेंट है, वो हमेशा सही होगी। एंड एबिलिटी टू फुलफिल में वेरी, लेकिन जो एबिलिटी है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। ये कॉमन नहीं है, ये परमानेंट नहीं है। एबिलिटी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। इंटेंशन इज बेस्ड ऑन डिजायर्स बेनिफिट्स। जो आपकी इंटेंशन है ना, वो आपकी डिजायर पे बेस्ड होती हैं, आपकी बेनिफिट्स पे बेस्ड होती हैं कि मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा इसको करके। सो इंटेंशन दिमाग में आती है ना, तो इनको बेसिस बना के आती हैं, डिजायर्स को, बेनिफिट्स को। जबकि कंपिटेंस क्या है, इट इज बेस्ड ऑन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। जितना आप नॉलेज लोगे, जितना एक्सपीरियंस लोगे, उतना केपेबल बनते जाओगे। आसान सी बात है। क्लियर? कंपिटेंस किस पे बेस्ड होती है? नॉलेज पे, एक्सपीरियंस पे, मेहनत पे, हार्डवर्क पे। क्लियर? सो इंटेंशन वर्सेस कंपिटेंस क्लियर होगा। बस दो कीवर्ड याद रख लो, इंटेंशन मतलब गोल, कंपिटेंस मतलब केपेबिलिटी। सो क्लियर होगा, 7 मार्क्स पक्के। मेथड टू वेरीफाई टेस्ट। कैसे वेरीफाई करें कि मेरे और उसके बीच ट्रस्ट है? कैसे ट्रस्ट करें कि एक इंसान और दूसरे के बीच ट्रस्ट है? मेरे और उसके बीच ट्रस्ट है, कैसे वेरीफाई करें? कल अभी शुभमन गिल का फोन आया था, कह रहा था यार ईशान को मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, ईशान के साथ मेरी रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही। पता तो होगा ना शुभमन गिल और ईशान किशन रिलेशनशिप में हैं? नहीं पता? क्या करते हो यार, अपडेटेड नहीं रहते हो क्या सोशल मीडिया पे? सो वही गिल का फोन आया था, तो मैंने उसे बताया, गिल देख यार, 4 स्टेप हैं, 4 सिंपल से स्टेप हैं, वो फॉलो कर ले, उसको चेक कर ले, वेरीफाई हो जाएगा तुम दोनों के बीच ट्रस्ट है या नहीं है। तुम भी सुनो। डू नॉट कीप सीक्रेट्स, बी ट्रांसपेरेंट। भाई तुम दोनों अपने बीच में सीक्रेट्स मत रखा करो यार, ट्रांसपेरेंट रहा करो, इससे ट्रस्ट मजबूत होता है। क्लियर? तो पहला स्टेप है सीक्रेट मत रखो। दूसरा, हैव फेथ इन कॉम्पिटेंसीज, हैव फेथ इन कैपेबिलिटीज। एक दूसरे की कैपेबिलिटी पे विश्वास रखो। मान लो क्रिकेट खेल रहे हो, वो स्ट्राइक पे है, तो भाई से चिल्लाओ मत, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी कॉम्पिटेंसी पे विश्वास रखो कि वो भी 6 मार देगा। ट्रस्ट रखना भाई। ठीक? दूसरी चीज कि हैव फेथ इन कॉम्पिटेंसीज, एक दूसरे की कैपेबिलिटी पे विश्वास रखो। थर्ड, बी रियल, डू नॉट प्रिटेंड। एक्टिंग मत करो केयर करने की, एक्टिंग मत करो अफेक्शन दिखाने की, रियल रहो, डू नॉट प्रिटेंड। क्लियर? एंड फोर्थ, गिल को मैंने बोला बी कंसिस्टेंट इन एक्शन। ये नहीं ये हफ्ते के 4 दिन बहुत अफेक्शन दिखाया, बहुत प्यार दिखाया, बहुत ध्यान रखा, ये ईशान खाना खा ले, ईशान प्रैक्टिस कर ले, ऐसा नहीं। बी कंसिस्टेंट इन एक्शन। 7 दिन उसको बोलो खाना खा लो ना ईशान, क्रिकेट खेल लो ना ईशान। क्लियर? तो 4 स्टेप क्या है? सीक्रेट नहीं रखने का, एक दूसरे की कैपेबिलिटीज पर विश्वास रखने का, रियल रहने का, प्रिटेंड नहीं करने का। एंड फोर्थ, कंसिस्टेंट रहो एक्शन में भाई। 7 दिन, 30 दिन, 365 दिन कंसिस्टेंट रहो एक्शन में। इसी से ट्रस्ट बिल्डअप होता है और इसी से वेरीफाई होता है कि 2 लोगों के बीच ट्रस्ट है कि नहीं। गिल ने तो मुझे थैंक यू बोल दिया, तुम कब बोलोगे निकम्मो? कमेंट कर दो ना यार, थैंक यू। यूट्यूब को कैसे पता चलेगा कि वीडियो आपको पसंद आ रहा है, ये वीडियो अच्छा है? कमेंट करते हो, लाइक करते हो, तभी एल्गोरिथम को समझ आता है ना। प्लीज़ भाई, कोई फीस नहीं मांग रहा आपसे, प्लीज़ कमेंट कर दो, अच्छा लगता है, लाइक कर दो, मोटिवेशन मिलती है, प्लीज़। ठीक? तो जल्दी कर दो अभी नीचे जाके। नेक्स्ट टॉपिक इज रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट मतलब राइट इवेल्युएशन, किसी को सही इवेल्युएट करना। अभी 2 चीज़ हमने पढ़ी ना, अंडर इवेल्युएशन, ओवर इवेल्युएशन। लेकिन जब करेक्टली इवेल्युएट करते हैं तब उसको क्या कहते हैं? रिस्पेक्ट। फीलिंग ऑफ एडमिरेशन फॉर गुड थिंग्स, किसी इंसान की अच्छी चीज़ों को एडमायर करने को रिस्पेक्ट कहते हैं। रिस्पेक्ट इज रिकॉग्निशन ऑफ देयर वर्थ, उनकी वर्थ को पहचानना। मान लो कोई इंसान पढ़ने में अच्छा नहीं है लेकिन बहुत अच्छा ओरेटर है, बहुत अच्छा बोलता है, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी है। टीचर्स को उसकी वर्थ को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसे एकदम अंडर इवेलुएट कर दिया, यार ये तो पढ़ने में अच्छा नहीं, इसको कुछ नहीं आता। वो जो अच्छा करता है, गुड थिंग्स जो उसमें हैं, उसको एडमायर करो, उसकी वर्थ को रिकॉग्नाइज करो, तभी आप उसको रिस्पेक्ट दे पाओगे। क्लियर? सो रिस्पेक्ट मतलब कि राइट इवेल्युएशन, फीलिंग ऑफ एडमिरेशन फॉर गुड थिंग्स एंड रिकॉग्निशन ऑफ देयर वर्थ इज रिस्पेक्ट। All of us are running around seeking respect from one another by trying to become something special. Don't do this. Be who you are. अपने दोस्तों की रिस्पेक्ट पाने के लिए, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट पाने के लिए हम एक्टिंग करते हैं मोस्ट।
मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ठीक है, ऐसा नहीं करने का यार, रियल रहो, जैसे हो वैसे रहो, कोई ना कोई आपकी वर्थ को पहचानेगा, आपकी रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है, तो झूठी रिस्पेक्ट के पीछे मत भागो। अब दो नई चीजें आती हैं, इस्म एंड सेक्ट्स। गलत मत सुनना, इस्म एंड सेक्ट्स। सेक्ट का फुल फॉर्म है सेक्शंस। ठीक है, किसी सेक्शन को हम शॉर्ट फॉर्म दे दिया सेक्ट्स। एंड इस्म क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल। इस्म मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल, जबकि सेक्ट्स क्या है? सेक्शन ऑफ पीपल। सेक्शन का शॉर्ट फॉर्म दे दिया सेक्ट्स। सो इस्म इज बिलीफ इन टर्म्स ऑफ थॉट सिस्टम, मतलब कि एक ग्रुप ऑफ पीपल का एक सिमिलर थॉट सिस्टम पे विश्वास होने को इस्म कहते हैं। एग्जाम्पल सेकुलरिज्म, बुद्धिज्म, कम्युनलिज्म। एंड सेक्ट्स, पीपल विद सिमिलर बिलीफ सिस्टम। एग्जाम्पल बेस्ड ऑन रिलीजन, ट्रेडिशन। सिमिलर बिलीफ सिस्टम होता है ना, सेम रिलीजन में है तो एक बिलीफ सिस्टम सिमिलर होता है कि हम राम जी को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, हम गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हैं। तो एक सेक्शन जो बनता है बिलीफ सिस्टम के बेसिस पे, उसे हम क्या कहते हैं? सेक्ट्स। जबकि इस्म क्या है? थॉट सिस्टम। हमारी क्या विचारधारा है, हमारे रिलीजन सेम हो सकते हैं लेकिन हमारा थॉट सिस्टम अलग अलग हो सकता है। ठीक है, हिंदू या मुस्लिम होकर भी हम सेकुलर हो सकते हैं। ठीक है, सेकुलरिज्म हमारे थॉट सिस्टम पे बेस है। हम हिंदू हैं लेकिन हमें सेम सेक्ट का पार्ट हो सकते हैं, लेकिन मुझे सेकुलर रहना पसंद है तो वो अलग चीज़ आ जाएगी। वैसे तो मुझे जय श्री राम कहना पसंद है, लेकिन ठीक है, तो ये बेसिस होते हैं थॉट सिस्टम के। इसमें जो होते हैं वो स्मॉलर नंबर ऑफ ग्रुप होता है, सेक्ट एक बड़ा ग्रुप होता है। क्लियर? सो इस्म, सेक्ट्स और रिस्पेक्ट बहुत आसानी से समझ आ गया होगा, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन हुआ है। 2 मार्क्स में इस्म और सेक्ट्स की डेफिनेशन हमेशा आती है, तो ध्यान दे देना। क्लियर? देन देख लेते हैं सिंपल टॉपिक, रिस्पेक्ट वर्सेस डिसरिस्पेक्ट। ये अपने से लिख सकते हो तुम, ठीक है, कुछ भी बना के। एक बार रीड कर देता हूँ। रिस्पेक्ट मीन्स राइट इवेल्युएशन, जैसा कि बताया। डिसरिस्पेक्ट मीन्स रॉन्गली इवेल्युएशन। क्लियर? सेकंड, रिस्पेक्ट में एक ही चीज होती है, राइट इवेल्युएशन, जबकि डिसरिस्पेक्ट में 3 वेज हो सकते हैं, ओवर इवेल्युएशन, अंडर इवेल्युएशन, अदरवाइज इवेल्युएशन। क्लियर? सो दो पॉइंट तो समझ आ गया। रिस्पेक्ट मतलब राइट इवेल्युएशन, डिसरिस्पेक्ट मतलब रॉन्ग इवेल्युएशन। इवेल्युएशन रिस्पेक्ट करने का एक ही तरीका है, राइट इवेल्युएशन, जबकि डिसरिस्पेक्ट करने के 3 तरीके हैं, ओवर इवेल्युएशन, अंडर इवेल्युएशन, अदरवाइज इवेल्युएशन। इफ वी आर राइटली फ्लैटर्ड और गेट रिस्पेक्ट, वी फील कंफर्टेबल। अगर कोई सच में रिस्पेक्ट दे रहा है, एक्टिंग नहीं कर रहा है जैसा कि मोस्टली होता है, तो हमें अच्छा लगता है, हम कंफर्टेबल फील करते हैं। इफ वी आर रॉन्गली फ्लैटर्ड, वी फील अनकंफर्टेबल। ऐसा नहीं होता कि बोलते नहीं भाई बड़े आदमी बन गए यार, बड़े आदमी, हम तो हाथ जोड़ते हैं। वो क्या है? रॉन्गली फ्लैटर्ड किया जा रहा है हमें, डिसरिस्पेक्ट है एक तरीके की। ठीक है, तो जब कोई हमें गलत तरीके से फ्लैटर करता है, गलत तरीके से एक्टिंग करके रिस्पेक्ट करने की कोशिश करता है, तो एक डिसरिस्पेक्ट का फॉर्म होता है। क्लियर? फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट इज नेचुरली एक्सेप्टेबल टू अस, फीलिंग ऑफ डिसरिस्पेक्ट इज अनएक्सेप्टेबल टू अस। Respect works as a bridge in relationship. Disrespect is cause of many problem in relationship. Clear? So important नहीं है, 2-3 पॉइंट पढ़ लो और खुद से लिख देना। ठीक है? So congratulations, 3rd पार्ट भी खत्म। अब 4th पार्ट की ओर हम आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 4th पार्ट में। चलो आगे बढ़ते हैं। So बढ़ते हैं आगे अपने लास्ट पार्ट की ओर। What should be the goal of human beings? ह्यूमन बींग्स की लाइफ में क्या गोल होने चाहिए, उन्हें क्या अचीव करने के लिए काम करना चाहिए? बेसिकली 4 गोल्स हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग, प्रॉस्पेरिटी, फियरलेसनेस एंड को एग्जिस्टेंस। पहली चीज है राइट अंडरस्टैंडिंग। राइट अंडरस्टैंडिंग होगी तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, देन तुम्हारी लाइफ स्मूथली चलेगी। देन सेकंड, हमें एम करना चाहिए प्रॉस्पेरिटी के लिए, क्योंकि फिजिकल फैसिलिटीज आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो लाइफ का गोल पहले क्या होना चाहिए? सही समझ होनी चाहिए, राइट अंडरस्टैंडिंग, साथ ही साथ प्रॉस्पेरिटी भी होनी चाहिए, फिजिकल फैसिलिटीज, एसी, गाड़ी, बंगला, घर सब होना चाहिए। क्लियर? थर्ड, फियरलेसनेस, जीवन में फियरलेस होना चाहिए, किसी से डर नहीं होना चाहिए। ये भी एक गोल है कि आपको अपना ऐसा नेचर बना के रखना है, आपको पहली बात तो किसी से खतरा हो ना, तो अपना बिहेवियर ऐसे बना के रखना है कि यू डोंट फियर एनीवन, आपको किसी से डरने की जरूरत ही ना पड़े। एंड लास्टली, हर जगह यूएचवी में एक ही शब्द है भाई, को एग्जिस्टेंस। सो हमें लास्टली एम करना है को एग्जिस्टेंस के लिए, जिससे कि हार्मनी होगी, हर जगह पीस होगी। क्लियर? तो 4 गोल क्या है ह्यूमन बींग्स के? राइट अंडरस्टैंडिंग, सही समझ होना, साथ ही साथ फिजिकल फैसिलिटीज का भी होना जरूरी है, मतलब कि प्रॉस्पेरिटी, फियरलेस, किसी से डर नहीं होना, 4th, को एग्जिस्टेंस। क्लियर? नेक्स्ट, हाउ टू अचीव इट। अब भाई 4 गोल तो हैं, लेकिन इसे अचीव कैसे करना है? तो उसकी ट्रिक है, ई है जादू वाला शेर। ई है जादू वाला शेर। क्या हुआ इसका मतलब? फर्स्ट इज एजुकेशन,
एजुकेशन के थ्रू हम राइट अंडरस्टैंडिंग अचीव कर सकते हैं। ठीक है, शिक्षा संस्कार मैंने पहले भी बताया था, इसीलिए AKTU अड्डा के स्टूडेंट्स के ज्यादा मार्क्स आते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा चीजें पता होती हैं। पहले बताया था ना कि जहां पे भी हिंदी वर्ड्स आ जाएं उन्हें बोल्ड में सेमीकोलन के बीच इतने बढ़िया से लिखना कि एग्जामिनर की आंखों में चमके वो वर्ड्स। ठीक है, UHV में जितने हिंदी वर्ड्स उतने ज्यादा मार्क्स। क्लियर? तो पहला होना चाहिए हमारे पास एजुकेशन, जिससे कि राइट अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। हिंदी में इसका मतलब है शिक्षा एंड संस्कार। सेकेंडली, कैसे अचीव करेंगे हम? हेल्थ के थ्रू। अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है। बॉडी फिट तो वर्क हिट। क्या समझे बिड़ू? बॉडी फिट वर्क हिट मतलब कि स्वास्थ्य और संयम भी होना चाहिए। ये हमने यूनिट 2 में पढ़ा है, स्वास्थ्य संयम। क्लियर? सो उसी को थोड़ा इलेबोरेट कर देना, स्वास्थ्य संयम लिख के। क्लियर? जस्टिस, न्याय, सुरक्षा। अपनी लाइफ में आपको फेयर होना चाहिए, पार्शियल नहीं होना चाहिए। और पार्शियल नहीं रहोगे, फियरलेस लाइफ जियोगे, किसी से डर नहीं रहेगा। देन फोर्थ, वर्क मतलब कार्य करेंगे, वर्क करेंगे, तुम्हें प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। इतनी आसान बात है यार, काम करोगे तभी तो फिजिकल फैसिलिटीज आएंगी। तो बस कैसे अचीव करना है प्रॉस्पेरिटी? वर्क के थ्रू। एंड लास्ट, शेयरिंग, सहयोग, शेयरिंग ऑफ फिजिकल फैसिलिटी। ये नहीं कि आपके पास कुछ है तो आप उसे दान नहीं कर रहे हो, सहयोग नहीं कर रहे हो लोगों का, ऐसा नहीं। सहयोग करना है, शेयर करना है चीज़ों को, फिजिकल फैसिलिटीज को, किसी भी मीडियम के थ्रू। पैसों का दान कर दिया, खाने का दान कर दिया, तो शेयरिंग के थ्रू भी हम अपने लाइफ के गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ट्रिक समझ गए ना? ई है जादू भैया। ई मतलब एजुकेशन चाहिए, एच से हेल्थ चाहिए, J फॉर जस्टिस, W फॉर वर्क, S फॉर शेयरिंग। क्लियर? चलो बढ़ते हैं आगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ यूनिट 3 इज हियर। यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। 10 मार्क्स में 90% चांस है 10 मार्क्स में यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर आएगा ही आएगा। तो क्या होता है यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर? कुछ नहीं होता यार, सिंपल सी बात सुनो। हार्मनी एट ऑल लेवल्स को यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर कहते हैं। हर लेवल पे हार्मनी के होने को यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर कहते हैं। कितने लेवल्स होते हैं पढ़ा था ना? हार्मनी एट इंडिविजुअल लेवल, एट फैमिली लेवल, एट सोसाइटी लेवल एंड एट लेवल ऑफ नेचर। हार्मनी एट लेवल ऑफ नेचर। सो नीचे से लेकर ऊपर तक हार्मनी होने को हम यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर कहते हैं। कितनी सिंपल सी बात है, एक बार देखते हैं। लिविंग इन हार्मनी ऑफ एन इंडिविजुअल, लिविंग इन हार्मनी ऑफ एन इंडिविजुअल राइट फ्रॉम द इंडिविजुअल लेवल टू द लेवल ऑफ एंटायर ऑर्डर। अब इसको एक्सप्लेन कर देना कि वी नो हार्मनी एट इंडिविजुअल लेवल होती है, देन एट लेवल ऑफ फैमिली होती है, एट लेवल ऑफ सोसाइटी होती है एंड एट लेवल ऑफ नेचर होती है। तो लिविंग इन हार्मनी राइट फ्रॉम द इंडिविजुअल लेवल टू द लेवल ऑफ एंटायर ऑर्डर is known as universal human order. In simple words, it is harmony at all levels. अब एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर हम अचीव कैसे करेंगे? क्या करें? अपने में ऐसी क्या चीज ले आए कि यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर हम अचीव कर सकें? सो वो है राइट अंडरस्टैंडिंग। यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर कैन बी अचीव्ड ओनली बाय राइट अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको सही समझ है तभी आप लोगों के साथ हार्मनी में रह पाओगे, हर लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, फैमिली के लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे, नेचर के लेवल पे, एंड तभी यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर एस्टैब्लिश होगा। द स्टेप टू मूव फ्रॉम फैमिली टू वर्ल्ड फैमिली इज नोन एज अनडिवाइडेड सोसाइटी। जब हम दुनिया को भी अपना घर समझने लगते हैं, पूरे वर्ल्ड को, अपनी लोकेलिटी को, अपने स्टेट को, अपने कंट्री को हम एक घर के तौर पर लेने लगते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि हम अनडिवाइडेड सोसाइटी में रह रहे हैं। कास्ट, क्रीड, रिलीजन, किसी के बेसिस पे डिवीजन नहीं है, सब हमारे प्यारे हैं। So, ऐसी जगह को अनडिवाइडेड सोसाइटी कहते हैं। क्लियर? अब ये जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है ना, ये आपको जरूर से शो करनी है, इसी तरह शो करनी है। 10 मार्क्स कंफर्म मिलेंगे। एग्जामिनर पेपर फाड़ देगा साइन करते हुए कि भाई क्या लिखा है बच्चे ने, इसको 10 नहीं इसको 20 देने चाहिए। क्लियर? सो इसको इतनी सुंदरता से अपनी आंसर शीट में बना के आना है। फैमिली होती है, ठीक है, उसी के आसपास कई सारी फैमिलीज और रहती हैं, तो फैमिली का क्लस्टर बनता है। ठीक है, आपका घर है और आपके नेबरहुड में जितने लोग रह रहे हैं वो भी एक तरीके से आपकी फैमिली की तरह हो जाते हैं ना। और पुराने शहरों में जैसे इलाहाबाद हो गया, लखनऊ हो गया, ओल्ड दिल्ली हो गया, नोएडा हो गया, गाजियाबाद हो गया, तो यहाँ पे तो मोहल्ले वालों को भी आप मामा मौसी, मामा के घर से आ रहे हैं, बुआ के यहाँ से आ रहे हैं, तो एक रिलेशन मेंटेन हो जाता है। तो पहले तो एक फैमिली होती है हमारी, लेकिन आसपास जो घर होते हैं उससे फैमिली क्लस्टर बनता है। एंड जब इसको और बढ़ा देते हैं तो विलेज बन जाती है।
कई सारे विलेज में भी जान पहचान बढ़ जाती है तो एक विलेज क्लस्टर हो जाता है। यार क्यों यार, बगल वाले गांव के मामा के यहाँ शादी है, चलना है, ठीक है, तो विलेज क्लस्टर बन जाता है। एंड इसी तरह कई सारी विलेजेस के जब क्लस्टर बनते हैं, कई सारी सिटीज के क्लस्टर बनते हैं, तो वर्ल्ड फैमिली बनती है। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ? हमारी फैमिली से स्टार्ट होकर वर्ल्ड फैमिली तक आपको ले जाना है। क्लियर? नाउ अब एक कहानी पढ़ लो और उसको मन में बैठा लो। Nowadays, human society is divided into many caste, religion, nationalities, whose objectives and efforts are different. Our main energy is being used in handling these conflicts and contradictions. The human beings are spending a lot of efforts and resources in preparing themselves for war, only to ensure peace. लड़ाई झगड़ा भी हम इसीलिए कर रहे हैं कि भाई पीस हो जाए। क्या मतलब है? This is happening only because of our lack of right understanding. भाई राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तभी हम ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं कि पीस को स्टैब्लिश करने के लिए वॉर कर रहे हैं। वाह भाई वाह। तो कहानी सिंपल सी समझ आ गई ना क्या लिखना है, कि आज की सोसाइटी कास्ट, रिलीजन, नेशनैलिटीज में बटी हुई है और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी इन कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करने में चली जाती है। और एनर्जी तो जाती ही जाती है, रिसोर्सेज मतलब पैसे भी जाते हैं, लोगों की जानें भी जाती हैं। क्यों? लड़ाई करके। और एम क्या है? पीस स्टैब्लिश करना। कोई मतलब नहीं है भाई। लेकिन इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? राइट अंडरस्टैंडिंग। क्लियर? सो यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर कैन बी अचीव्ड ओनली बाय राइट अंडरस्टैंडिंग। एंड यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर क्या है? हार्मनी एट ऑल लेवल्स। 10 मार्क्स पक्के। बाय। और हाँ यार, अगर मजा आ रहा है प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना। बहुत कम सब्सक्राइबर हैं। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए कितना मैटर करता है वो मैं ही जानता हूँ। आपके लिए शायद वो उतने ज्यादा मायने ना रखता हो, लेकिन मेरे लिए आपका सब्सक्राइब होना बहुत मैटर करता है। और मेरे वीडियोस तो आपको परेशान करेंगे भी नहीं, मैं लिमिटेड वीडियोस डालता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, कोने में डला रहेगा, क्या दिक्कत है? सो मैं मान के चल रहा हूँ कि आगे के वीडियोस आप सब्सक्राइब कर ही देखोगे। ठीक है ना। नेक्स्ट है हाउ टू क्रिएट वर्ल्ड फैमिली, वेज टू हैव हार्मनी इन सोसाइटी, ऑर्गेनाइजिंग वर्कशॉप, सेमिनार्स, मीटिंग, स्ट्रीट प्लेस। तो ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था पहले पार्ट में, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजिंग वर्कशॉप्स, सेमिनार्स, मीटिंग्स, स्ट्रीट प्लेस so that people can gather and have interaction. Promote education and awareness through plays and ads. Value education in education institution. इससे ही हमारी सोसाइटी में हार्मनी होगी एंड वर्ल्ड फैमिली हम बनेंगे। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी सुनना। फियरलेसनेस इन सोसाइटी। तो एक बात याद रखो, अपने यूनिट 3 में फियरलेसनेस डैश रिलेटेडनेस लिखा है। तो फियरलेस होने का मतलब है कि रिलेटेड होना। आपको किसी से डर नहीं लग रहा है, आप फियरलेस हो, इसका मतलब है कि आप उससे रिलेटेड हो। तो देखते हैं। फियरलेसनेस इज दैट एवरी मेंबर ऑफ सोसाइटी फील्स रिलेटेड टू एवरीवन एल्स। समझ गए ना? आपको सामने से डर नहीं लग रहा, इसका ये मतलब है कि आप एक कनेक्शन फील कर रहे हो, आप रिलेटेड फील कर रहे हो। तो इतना ही लिख देना, फियरलेसनेस मीन्स दैट यू फील रिलेटेड टू एवरीवन एल्स। क्लियर? अब रिक्वायरमेंट क्या क्या है फियरलेस होने की? ठीक है, तो अपना वही घिसा पिटा कॉन्सेप्ट। पहली चीज होनी चाहिए राइट अंडरस्टैंडिंग। हमें सही समझ होनी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, कैसे हमें इंसानों के साथ बिहेव करना है। दूसरा स्टेप 1 विल इंश्योर हार्मनी इन फैमिली। ठीक है, तो फियरलेसनेस हमें सोसाइटी में अचीव करनी है तो हमें अपने से गुजर के घर पे जाना होगा, घर की सारी फिजिकल फैसिलिटीज को इंश्योर करना होगा कि भाई सब कुछ है कि नहीं है, तभी हम प्रॉस्पेरस होंगे, घर में खुशियां होंगी। देन right understanding in individual and prosperity in family will ensure harmony in society. सीधी सी बात है, कितनी बार पढ़ लिया। Fourth step, all these will remove fear and produce trust and harmony. इन सब को मिला के इंडिविजुअल लेवल पे घर पे प्रॉस्पेरिटी होगी, हार्मनी इन सोसाइटी होगी, तो इससे क्या होगा? फियर रिमूव हो जाएगा एंड ट्रस्ट एंड हार्मनी बढ़ेगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। नाउ लास्ट टॉपिक, कॉन्ग्रेचुलेशंस बॉयज। वेज टू अचीव गोल। अपना गोल हम कैसे अचीव कर सकते हैं? सबके अलग अलग गोल होंगे, मैं ह्यूमन गोल की बात कर रहा हूँ। ठीक है भाई, वो तुम्हारे वाले गोल नहीं, ह्यूमन लाइफ वाले गोल। ठीक है, कैसे अचीव कर सकते हैं? शिक्षा पाके, संस्कार लेके, मतलब कि एजुकेशन। इट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ हार्मनी एट ऑल 4 लेवल्स। मतलब कि बचपन से शिक्षा लेना, संस्कार लेना, तभी हम अपना गोल अच्छे से अचीव कर सकते हैं। पता ही है सबको। देन सेकेंड, हेल्थ। दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन और हेल्थ। अगर तुम्हारी हेल्थ सही नहीं है तो क्या करोगे अच्छी एजुकेशन का? अच्छी हेल्थ है लेकिन अच्छी एजुकेशन नहीं है तुम्हारे पास, अनपढ़ हो,
क्या करोगे इस हेल्थ का? तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन और हेल्थ का होना। हेल्थ मतलब स्वास्थ्य संयम, स्वास्थ्य संयम तुम पढ़ के आ चुके हो, उसको एक्सप्लेन कर देना बढ़िया से। इट इज नर्चरिंग, प्रोटेक्टिंग एंड राइटली यूटिलाइजिंग द बॉडी। हेल्थ का क्या मतलब है? इट इज नर्चरिंग, उसका ध्यान देना, प्रोटेक्टिंग एंड राइटली यूटिलाइजिंग द बॉडी। इफ बॉडी इज फिट एंड द सेल्फ इज इन हार्मनी, तभी गुड हेल्थ बोली जाएगी। बॉडी तो फिट है लेकिन दिमाग एकदम परेशान है, तो उसको गुड हेल्थ नहीं बोलेंगे। जब बॉडी भी फिट है, दिमाग भी शांत है, उसको गुड हेल्थ बोलेंगे। 10 मार्क्स में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, तो एटलीस्ट 10 पॉइंट लिख देना। एजुकेशन के 5 पॉइंट लिख देना, हेल्थ के 5 पॉइंट लिख देना। और पॉइंट्स की तुम्हारे पास भरमार है, इतना पढ़ चुके हो ना, इतने पॉइंट्स तुमको पता है ना कि भर भर के मारोगे। 10 क्या तुम 20 पॉइंट लिख दोगे, मुझे पता है। ठीक है, सो गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है? एजुकेशन और हेल्थ। क्लियर? सो इसी के साथ हमारी यूनिट 3 भी खत्म होती है। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि तुम यूनिट 3 के क्वेश्चंस को फोड़ दोगे, तोड़ दोगे, मोड़ दोगे, और यूनिट 3 के 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स तुम्हारी जेब में आने वाले हैं। तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।